के इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, उन्होंने कहा था कि आने वाले समय में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री टॉप में जाएगी। कम से कम 10-15 साल पहले उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था। तो जिनको भी पैसा कमाना है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एंट्री कर जाए। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में उन्होंने 3 तरीके बताए एंटर करने के, या तो आप मैन्युफैक्चरर बन जाएं, या आप इन्वेस्टर बन जाएं, या आप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएं। तीनों रूप में आप अच्छा पैसा कमाएंगे। और उनकी, आपको मैं बताऊं, उस समय तक हार्डली कोई कारें हुआ करती थी मार्केट में, और जब ये डिक्लेरेशन हुई, लोगों ने एंट्री की, लोगों के दिमाग में ऑटोमोबाइल का भूत सवार हुआ, और आज देखिए वो उनकी भविष्यवाणी सही साबित हुई। फिर तो बड़े बड़े बिजनेसमैनों ने उनसे पूछा कि आगे क्या होने वाला है, तो उन्होंने बताया कि फिर से रिसर्च की, मार्केट में बहुत अच्छे से रिसर्च की, और बताया कि 2000 ईयर के आसपास सबसे टॉप में जाएगी आईटी इंडस्ट्री, राइट। और आईटी में उन्होंने फिर से 3 बातें बताई कि आप 3 तरीकों से एंटर कर सकते हैं। पहला तरीका होगा कि आप इसमें मैन्युफैक्चरर बन जाएं, दूसरा तरीका होगा कि आप इसमें इन्वेस्टर बन जाएं, और तीसरा तरीका होगा डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएं, राइट। आईटी में मतलब मोबाइल एंड कंप्यूटर, ये 2 चीजें आईटी में बेसिकली आ सकती हैं, और उनकी बात सही साबित हुई। आज आप सब लोग गवाह हैं इस बात के कि आईटी इंडस्ट्री में जो ओनर्स हैं, मतलब कंपनियों के मालिक हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, वो कितना कमा रहे हैं उसका तो अंदाजा लगाना मुश्किल है। एम्प्लॉइज आर मेकिंग गुड मनी। आप देखो किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को 1.5 लाख 2 लाख का पैकेज तो यूं लगता है जैसे बच्चों को मिल रहा हो, हाँ कि ना। और बाकी इंडस्ट्री में पूरी जिंदगी खत्म होने के बाद भी लोग पहुंच नहीं पाते 2-2 लाख 1.5 लाख की सैलरी पे। यहाँ पर लोग यूं चुटकियों में पहुंच रहे हैं। तो इवन द एम्प्लॉइज आर मेकिंग गुड मनी। तो बाकी की तो बात छोड़िए, जब ये भी सही साबित हो गया तो फाइनली लोगों ने फिर पूछा आगे क्या होने वाला है। तब उन्होंने और रिसर्च की, मार्केट और कुछ किया कि आने वाला समय कुछ ऐसा होगा, स्ट्रेस से भरा होगा। तो उन्होंने डिक्लेयर किया कि 2020 के बाद वेलनेस रिवॉल्यूशन होगा। क्या होगा? वेलनेस रिवॉल्यूशन होगा, और सबसे बड़ी इंडस्ट्री बनेगी, $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनेगी वेलनेस इंडस्ट्री। बहुत बड़ी भविष्यवाणी थी दोस्तों ये, और इसके ही आधार पे आज हम सब ये डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें हेल्थ पे काम करना चाहिए और कैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए। ट्रिलियन का मतलब क्या है? आपने मिलियन सुना होगा, आपने बिलियन सुना होगा, ट्रिलियन शायद आपने नहीं सुना होगा। डिक्शनरी खोलिए, चेक कीजिए, तो आपकी आपका आंखें खुली रह जाएंगी आश्चर्य से। ट्रिलियन इतना बड़ा वर्ड है। डिक्शनरी में लिखा हुआ है द पावर ऑफ मिलियन मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ 3 टाइम्स। ओ माय गॉड 10 लाख को 10 लाख से 3 बार गुना करना है तो 1 ट्रिलियन होगा। सोच के देखिए आप, द पावर ऑफ मिलियन मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ 3 टाइम्स इज इक्वल टू 1 ट्रिलियन, एंड दैट टू इन डॉलर, नॉट इन इंडियन रुपीज। उसको 80 से और गुना करना पड़ेगा, तब जाके वैल्यू आएगी। सो दोस्तों, ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है समझ के लीजिए। अब इसमें क्या आता है, वेलनेस को कई बार लोग सिकनेस भी समझ लेते हैं। सिकनेस इंडस्ट्री नहीं है, ये वेलनेस इंडस्ट्री है। स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ बनाए रखना वेलनेस में आता है, बीमार व्यक्ति को ठीक करना सिकनेस में आता है। उसके लिए मेडिकल इंडस्ट्री है, वो एक सेपरेट इंडस्ट्री है। हमारी इंडस्ट्री जिसकी हम बात करेंगे वो है वेलनेस इंडस्ट्री। उन्होंने बताया वेलनेस में भी 3 चीजें काउंट होंगी, हेल्थ क्लब, मिनरल वाटर एंड फूड सप्लीमेंट, और ये मिल करके करेंगे $1 ट्रिलियन टर्नओवर एवरी ईयर। आप देखिए आज हेल्थ क्लब में लोग क्यों जाते हैं? बीमार होने के बाद जाते हैं या हेल्दी रहने के लिए जाते हैं? हेल्दी हैं, हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जाते हैं। मिनरल वाटर, जब पहली फैक्ट्री लगी थी बिस्लरी की, और हमारे यहाँ एक अखबार आता था अमर उजाला, और उसमें खबर आई थी कि अभी पानी को बोतल में बंद करके बेचेंगे। हमारे पिताजी बोले पता नहीं देश किस दिशा में जा रहा है, पानी बताओ, पानी पिलाना कितना पुण्य का काम है, लोग बेचने का प्लान कर रहे हैं। दिमाग खराब हो गए इनके, है ना। चलो बोलो कर लो पैक वैक, खरीदेगा तो कोई नहीं। पिताजी ने मेरे बोला था खरीदेगा तो कोई नहीं, कर लो पैक वैक। और आज देखिए आप रवि कुमार जी, कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने कभी जिंदगी में बोतल ना खरीदी हो। इवन सीट कंफर्म ना हो ट्रेन में, भले ही वो रास्ते के पास, टॉयलेट के पास सामान पकड़ के बैठा हो, लेकिन उसकी बगल में एक ऐसे हाथों में एक पानी की बोतल जरूर होती है। ऐसा क्यों हो गया? अच्छा मान लो आप ट्रेवल कर रहे हो, निधि आप ट्रेवल कर रहे हो, 3 जगह पानी दिखाई देगा ट्रेन में आपको। एक तो दिखाई देगा ट्रेन के अंदर भी एक लगा है टैप, एक आपको दिखाई देगा स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पे लगे हैं बहुत सारे नल, विनायक जी, और एक
मिनरल वाटर कौन सा लेंगे आप विनायक जी? ट्रेन में भी पानी है, प्लेटफॉर्म पे भी पानी है, और मिनरल वाटर कौन सा लेंगे आप? डेफिनेटली मिनरल वाटर की बोतल आप लेंगे। वजह क्या है? यदि मैंने ट्रेन का या प्लेटफॉर्म का पानी पिया तो क्या होने वाला है? हो सकता है वो वाटर खराब हो सकता है क्या खराब ही होगा, और फिर मैं बीमार पड़ूंगा। जिस काम के लिए जा रहा हूं वो काम भी बिगड़ेगा, और फिर मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। 200-400 की फीस जाएगी, 500-700 की दवाई आएगी, और जो हेल्थ का नुकसान होगा वो अलग से होगा। इस सारी नॉनसेंस से बचने का सिंपल तरीका है, 20 रुपए खर्च कर लो। हाँ कि ना? 20 रुपए खर्च कर लो और ये सारी नॉनसेंस आपकी बच जाएगी। ये थ्योरी काम करती है। पानी तो वहां पे भी है, ट्रेन में भी है, प्लेटफॉर्म पे भी है, लेकिन हम उसको नहीं पीते, बिकॉज नहीं तो कुछ ना कुछ हो जाएगा पंगा। तो इसी तरह वेलनेस इंडस्ट्री काम करती है। यदि हम एक्सरसाइज ना करें तो हम बीमार पड़ेंगे, लाखों रुपए खर्च जाएंगे, हार्ट का प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए लोग हेल्थ क्लब को ज्वाइन करते हैं, इसीलिए लोग जिम ज्वाइन करते हैं, ताकि मैं हेल्दी रहूं, ताकि मैं फिट रहूं। वहां पर एक माहौल बना रहता है, अकेले आप नहीं कर पाओगे। सिमिलरली फूड सप्लीमेंट की इंडस्ट्री काम करती है। यदि आज आप सिर्फ खाने के भरोसे रह गए, जो घर में रोटी सब्जी मिल रही है, अगर उसके भरोसे रह गए तो आईसीयू जाना तय है, राइट? तो सप्लीमेंट्स की थ्योरी क्या है ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, पॉल जेन पिल्जर ने जो बताया कि $1 ट्रिलियन का टर्नओवर होगा वेलनेस में, और 3 मेन इंडस्ट्री होंगी, हेल्थ क्लब, मिनरल वाटर एंड फूड सप्लीमेंट्स। तो आपकी आंखें चमक जाएंगी आज। फूड सप्लीमेंट का शेयर होगा 88%। कितना होगा? 88% उसमें शेयर होगा फूड सप्लीमेंट का, और 12% में होंगे मिनरल वाटर एंड हेल्थ क्लब, दोनों मिला करके। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितना बड़ा टर्नओवर होने वाला है। और पता नहीं ईश्वर की कृपा से कहिए या किसी और वजह से हम सब लोग वेलनेस इंडस्ट्री में आ चुके हैं, और हम सब लोग फूड सप्लीमेंट इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। बस सही नॉलेज होनी चाहिए, सही तरीके से हमारा प्रेजेंटेशन होना चाहिए, बातों को कन्वे करना आना चाहिए, और बाकी तो इंडस्ट्री बहुत पावरफुल है, करोड़पति बनना तय है। चलिए, मैंने भूमिका काफी अच्छी बना दी, शायद आपको एक मिल गया होगा प्लेटफॉर्म। जैसे कहते हैं ना, पेंट करने से पहले पेंटर ना एकदम से पेंट नहीं करता, पहले आके वो पुट्ठी भरता है, कहीं खड्डे वड्डे हैं तो उनको ठीक करता है, फिर उसके बाद पेंटिंग करना बहुत आसान हो जाता है। इसी तरह मैंने भूमिका बनाई, पूरा प्लेटफॉर्म रेडी किया, अब मैं मेरा प्रेजेंटेशन आपको देने वाला हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, स्क्रीन का मुझे स्टार्ट नाउ, डिस्प्ले ओवर द ऐप। अच्छा, आज पहली बार हो रहा है तो सब में क्या मांग रहा है परमिशन? वन सेकेंड। डॉक्टर साहब, आ गई स्क्रीन आपकी दिखने लगी है। आपकी ऑडियो नहीं आ रही। हेलो। आपकी ऑडियो नहीं आ रही सर। आप ऑडियो अनम्यूट करिए। आपको ऑडियो दोबारा से जूम पर कनेक्ट करके दोबारा से क्लिक करिए, तब शायद आपको ऑडियो कनेक्ट हो।
अभी नहीं आ रही सर, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। आप दूसरे डिवाइस से कनेक्ट कर लीजिए एक बार और, उस डिवाइस से आप बोलते जाएंगे, इससे स्क्रीन शेयर करते जाइए। या आप एक बार लीव कर लीजिए, मीटिंग लीव करके दोबारा ज्वाइन करिएगा। दोस्तों जस्ट एक सेकंड का एक टेक्निकल ग्लिच है, कई बार जूम पर हो जाता है, जस्ट बने रहिए। मैं जब तक सर का पीपीटी मैं लाइन अप करता हूँ आप सभी लोगों के लिए, जस्ट अ मिनट। जब कोई अच्छा काम होता है तो चैलेंजेस भी अच्छे अच्छे आते हैं। हाँ जी आकाश सर, दोबारा से मैंने पोस्ट बना दिया है आपको। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, अब बताइएगा मुझे आ जाए सामने। अभी वॉइस आ रही है आपकी, आप चाहें तो जी। एक बार मुझे व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर दीजिए वो, अगर कुछ बीच हाँ। में रुकेगा तो मैं स्क्रीन यहाँ से शेयर कर दूंगा आपके लिए। अच्छा, अभी मेरे ख्याल से आवाज आ रही है, मेरी आ रही है भैया आवाज? हाँ आ रही है, आ रही जी। स्क्रीन भी आ गई? है, स्क्रीन भी आ गई। वेरी गुड, तो स्टार्ट करें। जी जी परफेक्ट। चलो, सो दोस्तों वेलकम टू द हेल्थ मेंटेनेंस प्रोग्राम। मैं इसको यही बोलता हूं, हमेशा नाम देता हूं, क्योंकि हेल्थ तो भगवान हमें अच्छी दे के भेजता है, फिर ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको मेंटेन करें और हमेशा स्वस्थ रहें। आगे बढ़ने से पहले मैं दो चार रिपोर्ट्स के बारे में चर्चा करना चाहूंगा जो हमारे देश के बारे में बोली गई हैं। तो डब्ल्यूएचओ ने, तो आपको सबको मालूम है वो रिपोर्ट डब्ल्यूएचओ की, जो ये कहती है कि भारत एक डायबिटिक कैपिटल बन गया है। पहले बोलते थे बन रहा है, अब बन गया है। यानी 60% ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स आर फ्रॉम इंडिया। खबर अच्छी है कि बुरी है? बहुत बेकार खबर है। सेकेंड रिपोर्ट एक ऐसी है इंडिया के बारे में कि आफ्टर 2025 नो डेथ विल बी नेचुरल डेथ इन इंडिया, ऑल डेथ विल बी ड्यू टू ऑर्गन डिसऑर्डर्स। सोचिए कितनी चौंकाने वाली बात है। अभी 3-4 सालों के बाद ऐसा माहौल बन जाएगा कि कोई भी डेथ नेचुरल डेथ नहीं होगी। और एक एक उन्होंने इंडियन का नेचर स्टडी करके एक रिपोर्ट दी थी कि पीपल ऑफ इंडिया व्हेन दे आर यंग दे लूज देयर हेल्थ टू गेन वेल्थ, एंड व्हेन दे ग्रो ओल्ड दे स्टार्ट लूजिंग देयर वेल्थ फॉर रिगेनिंग हेल्थ, एंड रिगेनिंग इज नॉट पॉसिबल। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये एक अच्छा प्रोग्राम बनाया गया है जिसका नाम है हेल्थ मेंटेनेंस प्रोग्राम। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगले 25-30 मिनट आप 100% अटेंशन पे करें, क्योंकि अगले 20-25 मिनट जो आपको बताने वाला हूं उसे पूरे ध्यान से व पूरे मन से समझना है। अन्यथा क्या हो सकता है, शायद यही सब चीजें कभी कोई डॉक्टर आपको आईसीयू में समझाए। ऊपर का सीन देखिए, ये मुझे मान लो ब्लू कोट वाला, और नीचे का सीन देखिए, ये कोई डॉक्टर है जो आईसीयू में आपको बता रहा है कि मुझे क्या हुआ था। तो वो डॉक्टर समझा रहे हैं कि आपको ऐसे करके ब्लॉकेज हुआ था, ऐसे हुआ था, ये हुआ था। तो मुझे बताइए, आज समझने में समझदारी है या फिर आईसीयू में जाके डॉक्टर से समझने में समझदारी है? क्या बोलते हैं आप लोग? डेफिनेटली आज समझने में समझदारी है। सो प्लीज पे 100% अटेंशन। ये कहावतें आपने जरूर सुनी होंगी, 100%। हेल्थ इज वेल्थ क्यों कहा गया कि हेल्थ इज वेल्थ? क्योंकि ये है, ये रियली में है। कीप योर हेल्थ अबव योर वेल्थ। जो लोग हेल्थ से ऊपर वेल्थ को रखते हैं उनके पास दोनों नहीं बचता, ध्यान दीजिएगा। और जो लोग हेल्थ को वेल्थ से ऊपर रखते हैं उनके पास दोनों होता है, हेल्थ भी होती है, वेल्थ भी होती है। तीसरा पॉइंट तो बहुत ही शानदार है, हेल्दी बॉडी इज एन एसेट। स्वस्थ शरीर एक संपत्ति है और बीमार शरीर एक विपत्ति है। बहुत बड़ी लायबिलिटी बन जाती है, खुद पर भी परिवार पर भी, जबकि हेल्दी बॉडी इज एन एसेट। और फोर्थ, द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑन द अर्थ इज हेल्थ। दुनिया में सबसे बड़ा धन अगर कुछ है तो वो है हेल्थ। एक और हिंदी में भी कहावत है, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। और भी लंबी बातें हैं, ये दो ही ध्यान रखो, पहला सुख निरोगी काया,
दूजा सुख घर में माया। तो मनी इज सेकेंडरी, हेल्थ इज फर्स्ट। ये सब बातें आप अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, और ये 100% मीनिंगफुल है। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले ये समझे कि बीमारियों का परिदृश्य पूरी तरह बदल गया है। आज से 30-40 साल पहले ये बीमारियां सुनने को मिलती थी। मलेरिया, प्लेग, हैजा, डेंगू, टीबी, वायरल फीवर, फ्लू, डायरिया, अस्थमा आदि आदि। और इन सब बीमारियों को हम कम्युनिकेबल डिजीज भी कहते हैं। एक को हो जाए तो दूसरे को होने का चांस बन जाता है। और इनकी वजह जो हुआ करती थी वो थी जीवाणु, विषाणु, कीटाणु, राइट। आज इन सब बीमारियों को 90 से 95% तक कंट्रोल में कर लिया गया है। आज इनके नाम ज्यादातर सुनने को नहीं मिलते हैं। ये बीमारियां ऑलमोस्ट कंट्रोल में है, कभी कभार कहीं कहीं हो जाती हैं। पहले तो ये महामारियां थी। पर ये बताइए 95% तक कंट्रोल कर लेने के बावजूद भी क्या हमारा समाज सुखी व स्वस्थ हो गया? आंसर है नो। अब इनकी जगह ले ली है इन नई बीमारियों ने। अब कौन सी बीमारियां आ गई? बाल झड़ना, माइग्रेन, थायराइड, हार्ट डिजीज, पाचन संबंधी बीमारियां, डायबिटीज, अर्थराइटिस, स्पोंडलाइटिस, ब्लड प्रेशर हाई लो, स्किन की बीमारियां, किडनी की बीमारियां, कैंसर, कोलेस्ट्रॉल, आंखों की बीमारियां, दांतों की बीमारियां, और भी अलग अलग ऑर्गन की अलग अलग बीमारियां बहुत सारी चल रही है। इन बीमारियों को बेसिकली कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ये एक दूसरे को ट्रांसमिट नहीं होती हैं। किसी का बीपी हाई है, आप उसको गले मिले तो क्या आपका बीपी बढ़ जाएगा? नो। किसी को डायबिटीज है, आपने उससे हाथ मिलाया तो क्या आपको डायबिटीज हो जाएगा? नो। ये नॉन कम्युनिकेबल बीमारियां हैं। इनका कोई वायरस नहीं होता है। ये आपके शरीर के अंदर अपने आप पनपती हैं, और इनकी वजह है खान पान, लाइफस्टाइल और केयरलेसनेस। इनकी वजह ये है। पुरानी बीमारियों की वजह क्या थी? वायरस, जीवाणु, विटाणु, किसाणु। और इनकी वजह है खान पान, लाइफस्टाइल और केयरलेसनेस। तो जो 30-40 साल पहले की बीमारियां थी, उनके लिए इमीडिएटली मेडिकल साइंस की अलग अलग स्ट्रीम सामने आई। एलोपैथी वेरी इफेक्टिवली इनको कंट्रोल करती है, होम्योपैथी है, नेचुरोपैथी है और आयुर्वेदिक है। पर जो आज की लाइफस्टाइल डिजीज हैं, उनके लिए सही मायने में मैं आपको बताऊं, उसके लिए सर्वोत्तम है वेलोपैथी। कितना बढ़िया नाम है, द साइंस ऑफ वेलनेस, राइट। सो वेलोपैथी क्या है, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। पहली बात तो वेलोपैथी क्या करती है? वेलोपैथी हेल्प्स अस टू प्रिवेंट डिजीजेस। बीमारियों से हमारा बचाव करती है। टू मेंटेन वेलनेस, हमारी अच्छी हेल्थ को मेंटेन रखने में हेल्प करती है। और सबसे अच्छी बात, वेलोपैथी हमें हेल्प करती है टू अचीव ऑप्टिमल हेल्थ। तो वेलोपैथी को थोड़ा और अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगा एक छोटे से एग्जांपल के जरिए। सामने दो सोसाइटी हैं, एक गोकुल धाम और एक अयोध्या धाम। तो गोकुल धाम सोसाइटी में क्या किया, चेयरमैन साहब थोड़े से कंजूस हैं, तो उन्होंने वॉचमैन नहीं रखा। तो हुआ ये कि चोर आए, चोरी का प्लानिंग किया और सीधे घुस गए और चोरी करके ले गए। एक सोसाइटी बाजू में है अयोध्या धाम, उन्होंने क्या किया, उन्होंने वॉचमैन रखा है। वहां पर चोरी करने के लिए चोर आए, प्लानिंग किया, जैसे ही वो गेट के अंदर आए तुरंत वॉचमैन ने सीटी बजाई और उन्होंने डंडा खड़काया, चोर वापस भाग गए। दोबारा फिर उन्होंने दीवार से कूदने की कोशिश करी, वॉचमैन को फिर कुछ लगा कोई है, उसने फिर सीटी बजाई, डंडा खड़काया, फाइनली चोर चले गए कि यहां पर चोरी करना खतरे से खाली नहीं है, राइट। तो पहली सोसाइटी में इन्होंने प्रिवेंशन के तौर पे कुछ इंतजाम किए हैं, उसे हम कहेंगे वेलोपैथी। चोरी की घटना को रोक दिया गया। और दूसरी सोसाइटी में चोरी हो गई, अब क्या होगा, अब वो जाएंगे पुलिस के पास, अब वहां से होगा इन्वेस्टिगेशन शुरू। सीसीटीवी कैमरा है तो उसको देखेंगे, और कुछ सुराग मिलेगा तो उसको देखेंगे। तो ये होता है एलोपैथी। पहले बीमारी को होने दिया जाए और फिर बहुत सारा पैसा इन्वेस्टिगेशन, ब्लड टेस्ट कराओ, यूरिन टेस्ट कराओ, स्टूल टेस्ट कराओ, आपका बहुत तरीके के टेस्ट होंगे, ईसीजी कराओ, है ना, 2D को कराओ, दुनिया भर के इन्वेस्टिगेशन होंगे, फिर आपका ट्रीटमेंट होगा। तो यानी कि चोरी की घटना को रोक देना
मैं कहूंगा वो वेलोपैथी है, यानी बीमारी को होने से रोक देना, बीमार होने की घटना को रोक देना इज कॉल्ड वेलोपैथी, और बीमार होने के बाद ट्रीटमेंट के लिए भागना दैट इज एलोपैथी। कौन सी पसंद है हम डिसाइड कर सकते हैं, आगे चलते हैं। सो वेलोपैथी प्रेजेंट्स द सीक्रेट ऑफ हेल्दी लिविंग, द वेलनेस मंत्रा। वेलोपैथी ने बनाया वेलनेस मंत्रा, EARN, ये है सीक्रेट ऑफ हेल्दी लिविंग। E स्टैंड फॉर एक्सरसाइज, रोजाना करनी चाहिए मिनिमम हाफ एन आवर, और ज्यादा करना चाहे जितनी आपकी श्रद्धा उतनी कर लीजिए। A का मतलब है एटीट्यूड, वी नीड टू हैव अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। R का मतलब है रेस्ट, भरपूर आराम, शरीर को 8 घंटे का आराम देना चाहिए। और N स्टैंड फॉर न्यूट्रिशन, आपको अपने शरीर को न्यूट्रिशन भी देना होगा, और न्यूट्रिशन देने के लिए एक चार्ट को फॉलो करने की जरूरत होती है, जिसको हम कहते हैं RDA, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। एक बात मैं आपको बता दूं, EAR, इन तीनों का कलेक्टिव रोल है हमें हेल्दी रखने में 30%, और 70% रोल अकेले न्यूट्रिशन का है। वीटो पावर है इसके पास, वीटो पावर। न्यूट्रिशन इज द बिगेस्ट पिलर और मोस्ट इंपोर्टेंट पिलर ऑफ अवर हेल्दी लाइफ। और ये देखिए दोनों साइड काम करता है। अगर आपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखा तो ये आपको स्वस्थ रखने में 70% भूमिका निभाएगा। अगर आपने न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं रखा तो ये आपको बीमार करने में 70% भूमिका निभाएगा। इट वर्क्स ईदर साइड, दिस चॉइस इज योर्स। चलिए आगे समझते हैं। ये एक ह्यूमन बॉडी मैंने यहां पे दिखाई। अब इस ह्यूमन बॉडी ने डेली खाना खाता है वो। मुझे पहले एक सवाल आपको पूछना है, इंसान के शरीर को हेल्दी रहने के लिए और जिंदा रहने के लिए दवाइयों की जरूरत है या खाने की जरूरत है? पहला सवाल। कोई भी इवन कम से कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी यही कहेगा कि भाई खाने की जरूरत है जिंदा रहने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए, दवाइयों की जरूरत नहीं है। तो ये बिल्कुल सही आंसर है। ह्यूमन बॉडी डज नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ मेडिसिन टू स्टे हेल्दी एंड टू स्टे लाइव। अब क्या करते हैं, अब आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद 90% तक तो खाना बॉडी वापस बाहर निकाल देती है, एज अ वेस्ट स्टूल बन के बाहर आता है। बॉडी सिर्फ उसमें से 10% रखती है, राइट? आपने खाना खाया, उसकी प्रोसेसिंग हुई, 90% आउट। अच्छा, आप में कोई ऐसा है जितने 500-800 लोग बैठे यहाँ पे कि जो जितना खाना खाता है पूरा अंदर रख ले? पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। आपने कुछ भी खाया हो, मक्खन वाली दाल हो या बटर फ्राई हो या कुछ नॉनवेज खाया हो, 90% विल कम आउट, बॉडी विल रिटेन ओनली 10%। और वो जो 10% बॉडी ने रखा वो न्यूट्रिशन है। अब उस न्यूट्रिशन में ये 6 चीजें होती हैं, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड वाटर। अब इन 6 चीजों का एक स्टैंडर्ड फिक्स किया गया है। बस प्रॉब्लम ये है कि हमको पता नहीं होता है। आप देखिए, आपके घर में अगर कार है तो आपको मालूम है उसके टायर में 35 पाउंड प्रेशर चाहिए। आपके घर में कुकर है तो मालूम है 3 सीटी मारनी है। आपके घर में टीवी है तो मालूम है कि उसको 230 वोल्टेज चाहिए। जितने भी अप्लायंसेस आपके घर में हैं, आपको सबका मालूम है। केवल मालूम नहीं है तो अपने शरीर का, कि मेरे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए और जिंदा रहने के लिए कौन सी चीज कितनी चाहिए। जबकि ये 8वीं की किताब में पढ़ाया भी गया था कि डाइटरी अलाउंसेस क्या होते हैं, प्रोटीन कितना, विटामिन कितने, मिनरल्स कितना, कार्बोहाइड्रेट कितना, फैट कितना, वाटर कितना। फिर भी हम ये सब ध्यान में नहीं रखते हैं। तो ये 6 चीजें अति आवश्यक हैं और ये शरीर के डेली एक्टिविटीज में काम आती है, शरीर को स्वस्थ रखने में काम आती है। आगे चलते हैं। अब यहां पर एक चीज मैं आपको बताता हूं। आपने जो खाना खाया, बॉडी ने इसको प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद उसमें से न्यूट्रिशन को बॉडी ने रिटेन कर लिया और बाकी खाना स्टूल बन के बाहर आ गया, वेस्ट। अब वो जो रख लिया न्यूट्रिशन, उसका बॉडी क्या करेगी? उसको स्टोर करती जाएगी या उसको डेली बेसिस पे यूज करती जाएगी? क्या लगता है आपको? तो मैं आपको बता दूं, बॉडी उसको स्टोर नहीं करती, यूज करती चली जाती। कौन यूज करता है? आपके बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिशन को यूज करते हैं, वो उसमें काम आते हैं। जैसे आपने सुना होगा, आंखों को विटामिन ए चाहिए, हड्डियों को
कैल्शियम चाहिए, ब्लड को आयरन चाहिए। बस ये 3 सबको मालूम है। आगे जयराम जी की, गांव में चले जाओ, शहर में चले जाओ, ये 3 के बारे में सबको पता है। उसके आगे जयराम जी। चलिए आज मैं आपको बताने वाला हूं आपकी बॉडी के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गन को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए कौन कौन से न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। तो लेफ्ट में लिखे हैं पिंक कलर से ऑर्गन के नाम और राइट में लिखे हैं न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले है हेयर, बाल, ऊपर से नीचे को आएंगे हम। तो प्रोटीन एंड विटामिन बी, ब्रेन B6, B12, B9, ओमेगा 3, आईज विटामिन ए, टीथ एंड बोन्स कैल्शियम, फास्फोरस एंड विटामिन डी, थायराइड विटामिन बी, आयोडीन, ओमेगा 3 एंड पानी, लंग्स विटामिन सी, विटामिन ई एंड एंटीऑक्सीडेंट्स, हार्ट डिजीज, हार्ट और आर्टरीज में क्या चाहिए, विटामिन बी, सी, ई, प्रोटीन, कोएंजाइम, ओमेगा 3 एंड एलिसिन, लीवर एंड स्टमक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड फाइबर, किडनी विटामिन सी, विटामिन ई एंड एंटीऑक्सीडेंट्स, पैनक्रियाज विटामिन सी, विटामिन ई, प्रोटीन एंड फाइबर, ब्लड आयरन एंड विटामिन के, स्किन प्रोटीन, विटामिन डी, विटामिन ई। अब ये सारा तो आपको याद नहीं होने वाला है, बस इतना समझ लीजिए जब भी कभी आपको लगे कि मेरे शरीर का कोई ऑर्गन ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब आपके शरीर में न्यूट्रिशन की कमी हो गई है। तो उस स्थिति में आपको दवाइयों की जरूरत नहीं है, आपको अपने न्यूट्रिशन पूरे करने की जरूरत है। दवाइयों की जरूरत कब है, जब आपको कोई इन्फेक्शनल डिजीज हो या फिर आपको कोई एक्सीडेंटल केस हो गया हो, देन यू नीड सम मेडिसिन। अदरवाइज अगर कोई ऑर्गन आपका डिसफंक्शन कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस अप डाउन हो रही है, तो उस स्थिति में आपको अपने न्यूट्रिशन पूरा करने की आवश्यकता है, ना कि दवाइयों की आवश्यकता है। इसको मैं और आसान करके बताता हूं। ऐसा मान लीजिए आपका शरीर एक कंपनी है, फैक्ट्री है, और जो ऑर्गन है वो एम्प्लॉइज हैं, और जो न्यूट्रिशन है वो सैलरी है। वेरी सिंपल। तो अभी इमेजिन करो एक फैक्ट्री है, उसमें 50-100 एम्प्लॉय काम करते हैं और उनको समय पर सैलरी नहीं मिलती और पूरी मात्रा में सैलरी नहीं मिलती। तो क्या होने वाला है, बाजू में एक दूसरी फैक्ट्री है, वहां पर भी एम्प्लॉइज हैं, वहां पर एम्प्लॉइज को समय पर सैलरी मिलती है और भरपूर मात्रा में मिलती है। वहां पे क्या होने वाला है, दोनों फैक्ट्रियों में आपको जबरदस्त जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। जहां पर समय पर और पूरी मात्रा में सैलरी मिल रही है, उन एम्प्लॉइज का मनोबल, उनका एक्साइटमेंट, उनका काम करने में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा रहेगा और वो कंपनी हमेशा प्रॉफिटेबल बनी रहेगी। जबकि दूसरी तरफ लोग उदास रहेंगे, उनका मनोबल टूटा रहेगा, उनके अंदर एक्साइटमेंट नहीं होगा, काम को लेके एंथुसियाज्म नहीं होगा, कंपनी बीमार रहेगी और कंपनी लॉस में भी रहेगी। सिमिलरली हमारी बॉडी के अंदर अगर हम हमारे एम्प्लॉय रूपी ऑर्गन को न्यूट्रिशन रूपी सैलरी नहीं देंगे, तो ये भी सेम दुखी होंगे, निराश होंगे, उदास होंगे, काम के प्रति इनका एंथुसियाज्म कम हो जाएगा और आपका ये जो शरीर रूपी कंपनी है ये बीमार हो जाएगी। तो जितना एक कंपनी को जैसे हमने बात करी उस तरीके से बॉडी को समझिए तो आपको समझ में आएगा। हर एक ऑर्गन को जो चाहिए वो नहीं मिलेगा, उसी ऑर्गन से संबंधित बीमारियां हमें नजर आएंगी। जैसे बाल हो गए तो प्रोटीन विटामिन बी नहीं होगा तो हेयर फॉल स्टार्ट हो जाएगा। फिर बाहर से जो मर्जी लगाओ, आउटर एप्लीकेशन विल नॉट हेल्प यू। जब तक इंटरनली प्रोटीन एंड विटामिन बी की डेफिशिएंसी कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आपके बाल झड़ना नहीं रुकेंगे, बाहर से जो मर्जी लगाते रहिए। ब्रेन संबंधित बीमारियां हैं तो ये सब चीज हो जाएगा। मैं मोस्ट इंपोर्टेंट जो हमारी बॉडी के ऑर्गन है उसके बारे में थोड़ी बात कर लेता हूं। एक सबसे बड़ी बीमारी है आजकल हार्ट डिजीज या कोरोनरी आर्टरी डिजीज, सीएडी, कैट बोलते हैं उसको। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली ब्लॉकेज बन जाते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या आजकल चल रही है। तो यहां पर इसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने, रीजंस फॉर आर्टरी ब्लॉकेज। तो इसको समझिए। अच्छा, यदि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट के पास, तो वहां पर उसके वेटिंग रूम में काफी इंफॉर्मेशन होती है ब्लॉकर्स के बारे में, लेकिन क्लीनर्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती। आज समझ के लीजिए कि ब्लॉकेज क्यों बनते हैं और उसे हम कैसे स्टॉप कर सकते हैं। तो आपकी बॉडी में 2 फैक्टर हैं, ब्लॉकर्स एंड क्लीनर्स। दोनों में डेली युद्ध होता है और जिसको आपने स्ट्रॉन्ग किया है वो जीत जाता है।
और जाने अनजाने में हम सारे ब्लोकर्स को ही स्ट्रॉन्ग करते रहते हैं। क्लीनर्स के बारे में हमें जानकारी ही नहीं होती है। तो आज समझ के लीजिए, कभी कभी आप रेल में यात्रा करते हैं ना, तो पहले रेलवे स्टेशन पे लिखा होता है, रेलवे और गंदगी में छिड़ी है जंग, बोलो आप हैं किसके संग। तो हम तो बोलते थे भाई हम तो गंदगी के संग है, हम तो फैलाते रहते। इसी तरह ब्लोकर्स एंड क्लीनर्स में छिड़ी है जंग, बोलो आप हैं किसके संग। तो जनरली लोग बाग बाई मिस्टेक कह लीजिए, जाने अनजाने में ब्लोकर्स को स्ट्रॉन्ग करते रहते हैं। आज इसको समझ लीजिए, ये आपको बहुत काम आएगा। सबसे पहले ब्लोकर का नाम है होमोसिस्टीन। ये एक हार्मोन है। कब पैदा होता है? जब कोई व्यक्ति ये 4 काम करता है। 4-5 काम है: स्ट्रेस, टेंशन, कंसंट्रेशन, और नो लाफ, हंसना नहीं, और एंगरनेस। ये सारी चीजें मिलकर के आपको आपके शरीर में होमोसिस्टीन की मात्रा को बढ़ाती है। फिर ये नीचे आकर के आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेज पैदा करेगा। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? ये 5 काम मत करो। स्ट्रेस मत लो, टेंशन मत लो, ज्यादा कंसंट्रेट मत करो किसी जगह, बीच में ब्रेक ले लो, खूब हंसो, गुस्सा मत हो। क्या ये पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। ये 5 तो हमारे आभूषण हैं। टेंशन में ना हो तो इंसान कैसा? हंस दिया तो डिसिप्लिन टूट जाएगा ऑफिस का। नाराजगी ना दिखाओ तो आदमी कैसा? तो इनसे तो बचना मुश्किल है। अब यहाँ पे समाधान क्या है? वो ये है, जैसे आप कंप्यूटर यूज करते हैं, उसमें वायरस आते हैं, तो वायरस हमारे सिस्टम को डैमेज कर सकता है। तो हम वायरस को आने से तो नहीं रोक सकते, लेकिन एंटीवायरस लोड कर सकते हैं। तो एंटीवायरस क्या करेगा? जो भी उसमें वायरस मिलेगा उसको खत्म करेगा। तो इसी तरह आपके शरीर में आप एंटी होमोसिस्टीन डाल के रखिए, एंटीवायरस की तरह। क्या है एंटी होमोसिस्टीन? गूगल पे सर्च मारो, सब मिल जाएगा। तो विटामिन B6, B12, B9, ये 3 तो विटामिन प्लस फिजिकल एक्सरसाइज, ये दोनों मिलकर के शरीर में जो भी होमोसिस्टीन पैदा हुआ उसको नलिफाई करेंगे और आपकी आर्टरीज को ब्लॉक होने से रोक देंगे। सेकेंड है ऑक्सीडेशन। ये भी एक ब्लॉकेज का बड़ा कारण है और कैंसर का भी कारण यही होता है। तो इसमें क्या होता है? स्मोकिंग करना, लिकर कंजप्शन करना, पोल्यूशन में ज्यादा जाना और पैसिव स्मोकिंग करना। ये 4 कारणों से हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स जाते हैं, जो हमारे शरीर में सेलुलर लेवल पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करते हैं, और उस प्रक्रिया को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स। आप अपनी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स का इंतजाम रखिए। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है? विटामिन C एंड विटामिन E आर द स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीऑक्सीडेंट्स। ये आपके शरीर में ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को रोक देते हैं। और थर्ड एंड द मोस्ट नोन रीजन, जो आम पब्लिक को पता होता है, कोलेस्ट्रॉल। कब बनता है? एक्सेस ऑयल कंजप्शन, नॉनवेज खाने से और लीवर के डिसऑर्डर होने से। तो यहां पर समाधान क्या है? लीवर को हमेशा ऑर्डर में रखिए, तेल कम खाइए, नॉनवेज तो मत ही खाइए। और इसमें भी अगर ये आपको खाना ही है तो यहां पर समाधान है एंटी कोलेस्ट्रॉल। वो क्या चीज है? प्रोटीन एंड ओमेगा 3, राइट? ये दोनों चीजों का इंतजाम बॉडी में रखिए तो कोलेस्ट्रॉल संबंधित बीमारी नहीं हो पाएगी। कोलेस्ट्रॉल आपकी आर्टरीज को ब्लॉक नहीं कर पाएगा। अब इसको मैं और सिंपल करता हूं। ब्लोकर्स को मान लीजिए सर्दी और क्लीनर्स को मान लीजिए गर्म कपड़े। और मजा आएगा आपको सुनने में, सुनिएगा ध्यान से, है ना? हंसी आए तो हंसिए जरूर, बिकॉज हंसना बहुत जरूरी है, देखिए, नहीं तो होमोसिस्टीन बनता है। तो ब्लोकर्स को हम कहेंगे सर्दी और क्लीनर्स को हम कहेंगे गर्म कपड़े। अब चलते हैं उत्तर भारत की ओर। तो सर्दियां आती हैं और नॉर्थ इंडिया से न्यूज़पेपर में खबरें छपती रहती हैं। अंबाला में 2 आदमियों की सर्दी से मौत, कानपुर में 2 आदमियों की सर्दी से मौत, जम्मू में, अंबाला में, आगरा में, सब जगह से खबरें आती हैं। अब जरा दिमाग पे जोर डाल के ये बताइए, वो लोग सर्दी से मरे या गर्म कपड़ों की कमी से मरे? बताइए, सोच के बताइए और आपको आंसर मिलेगा। थोड़ा सा सोचते ही आंसर मिलेगा कि गर्म कपड़ों की कमी से मरे। क्योंकि मैं आपको बता दूं, उत्तर भारत में रहने वाले हर आदमी के लिए सर्दी बराबर है। फिर मरे बेचारे वो अभागे लोग जिनके पास गर्म कपड़े नहीं थे। अगर उनके पास गर्म कपड़े होते वो भी बच जाते।
सो सर्दी किलर नहीं है, गर्म कपड़ों की कमी किलर है। कुछ फर्क नहीं पड़ता सर्दी कितनी है, फर्क इससे पड़ता है आपके पास गर्म कपड़े कितने हैं। आप अगर जम्मू कश्मीर में भी हो ना, और आगे लद्दाख, लेह, रशिया में चले जाओ, बर्फ ही बर्फ, वहां भी जिंदा रहोगे अगर आपके पास गर्म कपड़े हैं। कुछ फर्क नहीं पड़ता सर्दी कितनी है, फर्क इससे पड़ता है आपके पास गर्म कपड़ों का कितना इंतजाम है। सिमिलरली आर्टरीज ब्लॉकेज के मामले में कुछ फर्क नहीं पड़ता ब्लॉकर्स कितने हैं, फर्क इससे पड़ता है क्लीनर्स का क्या इंतजाम है। सो दोस्तों, आप अपने शरीर में क्लीनर्स का इंतजाम करके हमेशा हमेशा के लिए ब्लॉकेजेस से बच सकते हो। आपके शरीर में ब्लॉकेज नहीं बनेंगे। और क्लीनर कोई दवाई नहीं है, सिर्फ न्यूट्रिशन है। आप देख लो पूरा क्लीनर्स, तीनों का नाम देख लो। एंटीऑक्सीडेंट क्या है, एंटी कोलेस्ट्रॉल क्या है, एंड एंटी होमोसिस्टीन क्या है, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है। खाना तो हम सभी खाते हैं, पर क्या खाना खाने से हमें विटामिन मिल जाते हैं? क्यों नहीं मिल पाते? देखो, सबसे पहले जान लीजिए, शरीर के लिए सर्वोत्तम खाना होता है वेजिटेरियन, और उसमें भी सब्जियां और फल। अब भरपूर खाना खाने के बाद भी पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि इन 5 कारणों से विटामिन खाने में से नष्ट हो जाता है। ये मेन है, इन 5 कारणों को समझ के लीजिए। पहली वजह, केमिकल व यूरिया का अधिक उपयोग। दूसरी मोस्ट इंपोर्टेंट, टाइम गैप, खेत से खाना खाने तक का गैप। तीसरा, खाना बनाने का तरीका। चौथा, स्टोरेज व कोल्ड स्टोरेज। और पांचवा, खाने को बार बार या अधिक गर्म करना। ये पांचों ऐसे फैक्टर हैं जिनसे बचना भी मुश्किल है, और ये हमारे खाने में से विटामिन को नष्ट कर देते हैं। मैं आपको बता दूं, केमिकल और यूरिया का उपयोग करने पे 50% तक न्यूट्रिशन नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, और बाकी रही सही कसर पूरी कर देता है टाइम गैप। अगर आप खेत में से कटने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर फल और सब्जियां खा लेते हैं तो आपको 100% विटामिन जो भी उसके अंदर है मिल जाएगा। पर अगर आप देरी करते हो तो विटामिन धीरे धीरे नष्ट होता जाता है। तो पहली बात तो ये है कि जो सब्जियां और फल आप खा रहे हो वो केमिकल यूरिया वाली है या बिना केमिकल यूरिया वाली है। पहला सवाल तो ये है सबसे बड़ा। और सेकंड सवाल ये है, आपने उसे खेत में से कटने के 24 घंटे के अंदर खाया या उसके बाद खाया? अगर दोनों फैक्टर अप्लाई हो रहे हैं तो आपको न्यूट्रिशन बहुत कम मात्रा में मिल रहा है। आज मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान में कोई किसान ऐसा नहीं है जो बिना केमिकल और बिना यूरिया के खेती कर रहा है। तो 50% विटामिन तो खेत में ही खत्म। अब फिर वो उसने खेत में से काटा तो ताजी सब्जी में कितना विटामिन है? 50%। फिर वो सीधे आपकी थाली में आता है कि मंडी जाता है? सब्जी फल पहले मंडी जाएंगे किसान के यहां से या आपके घर में आएंगे? डेफिनेटली पहले मंडी जाएंगे। फिर मंडी से आपके थाली में आएंगे या आपके आजू बाजू की दुकानों में आएंगे? डेफिनेटली आपकी आजू बाजू की दुकानों में आएंगे। उसके बाद आजू बाजू की दुकानों से आपके घर में थाली में आएंगे या फ्रिज में जाएंगे? फिर वो फ्रिज में जाएंगे, 2-3 दिन वहां पर रेस्ट करेंगे, और फिर जिस दिन आपका मूड करेगा चलो आज इसको खाते हैं, तब आप खाएंगे। अब इसमें हो क्या गया? पहली बात तो किसान ने यूरिया और केमिकल इस्तेमाल किया, 50% वहां चला गया, फिर वो मंडी गया, फिर वो आपकी दुकानों पे आया, फिर आपने फ्रिज में रखा, तो इसमें विटामिन पूरा नष्ट हो जा रहा है। मुश्किल से हमें 10-15 या हद से हद 20% न्यूट्रिशन मिल पाता है, और इस प्रोसेस में हम 80% विटामिन से वंचित हो जाते हैं। आपके फ्रिज में सब्जियां रखी हैं, आपने खोला दरवाजा, आपने सब्जी को देखा, सब्जी ने आपको देखा, और आपने कहा चलो आज इसको बनाएंगे। सब्जी बोलती है बहन जी अब चाहे खा लो चाहे छोड़ दो, मेरे अंदर कुछ नहीं है। और हम क्या बोलते हैं? छोड़ कैसे दे कलमुई, पैसे लगे, खाएंगे जरूर चाहे मिले कुछ ना। खराब भी है तो थोड़ी बहुत ही कार्विंग करके निकाल के बीच बीच का खा ले। तो इस तरीके से खाना खाने पे हमें विटामिन बहुत ही कम मिल पाता है। तो मैंने पहले ही कहा 80 से 90% विटामिन नष्ट हो जाता है। जो मैंने 5 कारण बताए वे सभी 5 कारण आज हम सबके खाने में अच्छे से अप्लाई हो रहे हैं। और जो सब्जी हमें मिल रही है, जो खाना हमें मिल रहा है, तो वो हमें मुश्किल से 10 से 20% मिल रहा है,
और 90%, 80 से 90% की कमी बनती जा रही है। ये चीज को अगर आप समझ गए तो आपको हेल्दी रहने का सीक्रेट मालूम चल जाएगा। तो ये जो हर रोज के खाने में 80 से 90% की कमी बनती है, यही कमी आगे चलकर ऑर्गेन डिसऑर्डर की वजह बनती है। आप मुझे बताओ, जितने लोग जॉब कर रहे हैं, किसी की सैलरी 1 लाख रुपए महीना है, उसको 80% कम कर दें, 20,000 रुपए महीना कर दें, क्या वो व्यक्ति सरवाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। आपके कार में टायर प्रेशर कितना होता है? 35 पाउंड होता है, उसको 80% कम कर दें, 28 कर दें, तो क्या आपकी कार चलेगी? आपके घर में टीवी चलता है, 230 वोल्टेज चलता है, 80% वोल्टेज कम कर दो, 40 वोल्टेज पे चलाओ, चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। जितना चाहिए उतना देना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम आना तय है, गारंटी है। इसी तरह ये 80 से 90% की जो डेली कमी हो जाती है हमारे शरीर में, इसको पूरा करना हम सबकी पहली जिम्मेदारी है। यहां पर मेडिकल साइंस ये कहती है, यदि हम रोजाना ये कमी ना होने दें तो हम सभी तरह के ऑर्गन डिसऑर्डर से बच सकते हैं। और अगर ये कमी बनी रही तो गारंटेडली ऑर्गन डिसऑर्डर आएंगे। वही ऑर्गन जो मैंने बताया था ना, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, वो सारी ऑर्गन वाली बीमारियां हमारे शरीर में शुरू हो जाएंगी। आगे चलते हैं। अब क्या किया जाए, कैसे भरें इस कमी को? खाने में आप कितनी भी समझदारी से खा लो, डेली भी लाओगे ना सब्जी मंडी से, तो भी आपको विटामिन नहीं मिलेगा, क्योंकि यूरिया और केमिकल पहले ही अपना काम कर चुका है और मंडी तक आने में 24 घंटे और निकल जाते हैं। क्योंकि हमारे गांव में मैंने खुद देखा, मैं भी किसान परिवार से हूं, सब्जियां दिन भर कटती थी, शाम को लोड होती थी और मंडी जाती थी। अगले दिन सुबह सुबह व्यापारी लोग आते थे और खरीदते थे। तो यानी सब्जी कटने में और आपके घर आने में 24 घंटे तो वैसे ही निकल रहे हैं, अगर आप उसको अगले दिन भी खा लेते हैं। तो इस गैप को भरने का सबसे पहले तो डिसाइड करो, क्या इस गैप को भरना चाहिए या जो गैप बन रहा है बनते रहना चाहिए। अगर गैप बनता रहा तो ऑर्गन डिसऑर्डर के लिए तैयार रहिए। अगर गैप को भर लोगे तो ऑर्गन डिसऑर्डर से बच जाओगे। तो इस गैप को भरने का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन मेडिकली रिकमेंडेड एंड साइंटिफिकली अप्रूव्ड फूड सप्लीमेंट्स। तो फूड सप्लीमेंट होता क्या है? सब्जियों, फलों व वनस्पतियों से एक्सट्रैक्ट करके बनाए जाते हैं। ये कोई केमिकल नहीं है, ये सब्जियों और फलों से निकाले गए विटामिन और मिनरल्स। तो सप्लीमेंट का नाम आपने पहली बार कब सुना? मैंने तो मेरे जीवन में सप्लीमेंट का नाम पहली बार सुना था जब मैं 8वीं क्लास में था। तो मुझे उसमें 10 सवाल लिखने थे, लेकिन जो कॉपी मुझे प्रोवाइड की गई थी आंसर शीट, वो भर गई थी 6 सवालों में। मैं परेशान, तो मैंने टीचर से कहा मेरी कॉपी भर गई। तो उन्होंने कहा टेबल पे सप्लीमेंट रखी, वो ले लो। मुझे लगा टीचर समझ नहीं पाए, मैंने फिर समझ में नहीं पाया था। तो टीचर ने फिर बोला, मैंने कहा सर मेरी कॉपी भर गई, अब मैं क्या करूं? बोले टेबल पे सप्लीमेंट रखी है, वो ले लो। मैं कहा कि मैं क्या बोल रहा हूं सर, क्या समझ रहे हैं? मैंने फिर कहा सर मेरी कॉपी भर गई, जगह नहीं बची, क्या करूं? तो गुस्से में बोले, अरे वहां से दूसरी कॉपी उठा ले, सप्लीमेंट कॉपी उठा ले। तो मैं उठा, टेबल पे गया, सप्लीमेंट कॉपी ली और मैंने बाकी के आंसर किए। 2 ली मैंने, बाद में मैंने 2 ली, एक मेन कॉपी और 2 और ली। अब यहां पर एक सवाल आता है, यदि मैं ठान लूं कि मैं सप्लीमेंट कॉपी नहीं लूंगा, तो मेरे सवाल 6 हुए हैं। चाहे मेरे नंबर कम आए, चाहे मैं फेल हो जाऊं, पर मैं सप्लीमेंट कॉपी नहीं लूंगा। ये समझदारी की बात बिल्कुल भी नहीं है। यानी उस समय मैंने बिल्कुल नहीं सोचा, जैसे भी करके मुझे अपना सारे आंसर पूरे करने हैं, उसके लिए मुझे सप्लीमेंट कॉपी लेनी पड़े तो मैं लूंगा। और मैंने ली और मैंने किया। सिमिलरली आज हम सबको भी ये समझना है कि भाई सप्लीमेंट लेना पड़े या कुछ और, लेकिन मुझे मेरे शरीर के सारे विटामिन पूरे करने हैं। तो विटामिन के बारे में बोलूंगा। फूड सप्लीमेंट्स क्या है? हिंदी में इनका नाम क्या है? भोजन संपूरक। फूड सप्लीमेंट मीन्स भोजन संपूरक, खाने की कमी को पूरा करने वाला। 100% नेचुरल है, साइंटिफिकली रिकमेंडेड एंड मेडिकली अप्रूव्ड है। नो सेकंड थॉट रिक्वायर्ड। ये किसी गली मोहल्ले के टॉम एंड जेरी ने नहीं बनाए, ये किसी गली मोहल्ले के इल्लू गिल्लू ने नहीं बनाए। दीज आर मैन्युफैक्चर्ड बाय साइंटिस्ट। सो साइंटिफिकली रिकमेंडेड है, मेडिकली अप्रूव्ड है, डेफिशिएंसी को डेली बेसिस पर पूरा करते हैं और हमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज यानी ऑर्गन डिसऑर्डर से बचाते हैं।
तो आज की तारीख में हेल्दी रहने का सबसे अच्छा तरीका है फूड सप्लीमेंट को अपनाना। तो जीवन भर स्वस्थ रहने के लिए ये फूड सप्लीमेंट मैं पर्सनली आपको रेकमेंड करता हूं। शुरुआत करें कैसे? सबसे पहले फुट पैच लगाएं, 5 रात लगाएं और हर 4 महीने के बाद रिपीट करें। बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन भी होना जरूरी है। फिर शुरुआत करें पैरेलली नोनी व गैनोडर्मा, एक एक कैप्सूल दोनों का सुबह खाली पेट गर्म पानी से लीजिए 30 दिन तक, और फिर हर 4 महीने बाद रिपीट करें। लगातार की जरूरत नहीं है। और ये जो 3 नीचे लिखे हैं ये परमानेंटली अपने रूटीन में शामिल कर लीजिए, बिल्कुल भोजन की तरह। प्रोटीन पाउडर, स्पाइरुलिना एंड फ्लेक्स ऑयल, ये वो 3 सप्लीमेंट हैं जो आपके शरीर की पूरी बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा कर देते हैं, राइट? तो इस तरीके से आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और हमेशा हमेशा के लिए हेल्दी रह सकते हैं। ये थोड़ी सी बातें और जान लीजिए। फैटी लीवर, यूरिक एसिड, डायबिटीज और कार्डियक अरेस्ट, ये सारे नाम सुने आपने, जरूर सुने होंगे। इनके पीछे वजह क्या होती है? ऊपर देखिए, सबसे ऊपर लिखा है विसरल फैट इज द कल्प्रिट। तो विसरल फैट क्या होती है? अ फैट विच डेवलप्स अराउंड द ऑर्गन्स। ब्लड के अंदर नहीं होती, ऑर्गन के चारों तरफ होती है। और जब हम किसी पैथोलॉजी लैब में जाते हैं तो ब्लड सैंपल दे के आते हैं और उसमें ये डायग्नोज नहीं हो पाती है, इसलिए इसको बोलते हैं अनडायग्नोज्ड फैट भी इसको बोलते हैं, ठीक है? तो ये बनती कैसे है? 2 रीजंस के कारण बनती है। एक तो आप कौन सा तेल खाते हो, और दूसरा अगर आपके शरीर में ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी है। अगर आप फिजिकली रिफाइंड तेल खाते हो तो ये सर्वोत्तम है। अगर आप केमिकली रिफाइंड तेल खाते हो तो ये बहुत ही खतरनाक है। रिफाइंड ऑयल 2 तरह के आते हैं, फिजिकली रिफाइंड एंड केमिकली रिफाइंड। केमिकली रिफाइंड तेल में बहुत सारे इश्यूज हैं, और ये सबसे बड़ा इशू ये है, ये आपके शरीर में 4 गुना ज्यादा स्पीड से एब्जॉर्ब होता है, बॉडी में रिटेन कर जाता है। फिजिकली रिफाइनिंग तेल के अंदर क्या खास बात है? इसमें कोई केमिकल नहीं है, और दूसरा ये आपके शरीर में 1/4 स्पीड से एब्जॉर्ब होता है, बॉडी में रिटेन नहीं करता है। और दूसरी बात है ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी। अगर ये 2 चीजें आप कर लेते हैं, फिजिकली रिफाइंड तेल और ओमेगा 3 की भरपूरता शरीर में करते हैं, तो ये जो 4 बीमारी मैंने लिखी थी, कार्डियक अरेस्ट, डायबिटीज और फैटी लीवर एंड यूरिक एसिड, ये 4 बीमारियों से आप हमेशा हमेशा के लिए बच जाते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले फुट पैच लगाएं, देन राइस ब्रान ऑयल विच इज फिजिकली रिफाइंड, इसको अपने घर में परमानेंटली रख दीजिए, और साथ में क्रिल ऑयल, फ्लेक्स ऑयल एंड गैनोडर्मा, इसको अपनाएं। ये चीजें आपको हमेशा हमेशा इन 4 बीमारियों से बचा के रखेंगे, राइट? अब मेरा आपसे ये कहना है कि भले ही आप एक ट्रिप कम जाएं, भले ही आप एक साड़ी कम ले लें, भले ही आप एक पैंट शर्ट कम बनवाएं, लेकिन फूड सप्लीमेंट इस्तेमाल करना और अपने शरीर के सभी ऑर्गन की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करना आपकी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो जिम्मेदारी को आपको सबसे पहले निभाना है, ठीक है? अब मुझे बताओ, क्या हमें सप्लीमेंट खाने चाहिए? बीमार होने का वेट करना चाहिए, पहले ही खा लेने चाहिए? अच्छा, किसको खाना चाहिए? बूढ़ों को या जवान को? पुरुषों को या महिलाओं को? सभी को ना? हाँ, पूना वालों को या पूरे महाराष्ट्र वालों को? पूरे हिंदुस्तान को खाना चाहिए, राइट? सो फूड सप्लीमेंट आज के जमाने की, मैं कहूंगा, मैं तो इसको बोलता भी हूँ, कभी कोई पेशेंट मिल जाता है ना, मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया, तो मैं मजाक मजाक में बोलता हूँ, तो तुमने संजीवनी ट्राई करी क्या? तो बोला संजीवनी ये कहाँ मिलती है? मैंने कहा उसका नाम है वेस्टिज हेल्थ सप्लीमेंट्स, ये संजीवनी है आज की तारीख में, संजीवनी बूटी। तो इसको इस्तेमाल करके आप अपने सभी ऑर्गन्स को अच्छे से हेल्दी रख सकते हो। अब बात ये आती है, तो क्या केवल हम ही खाएं या हमें सबको खिलाना भी चाहिए? मैं तो एक बात बोलता हूं, फूड सप्लीमेंट्स खाइए, हेल्दी रहिए, दूसरों को खिलाइए, वेल्दी बन जाइए। सो हेल्दी वेल्दी इंडिया जो हम बोलते हैं ना, अनूप सर ने जो बताया है, सो ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। फूड सप्लीमेंट्स खाइए, हेल्दी रहिए, दूसरों को खिलाइए, वेल्दी बन जाइए। सो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आपका वेल्थ भी अच्छा रहेगा, और साथ में समाज सेवा करने का आपको भगवान ब्लेसिंग्स भी देगा।
फिर आप यहाँ पर यूसीडी डीसीडी भी बनेंगे, महीने के 2 4 5 लाख भी आएंगे आपको, हाँ कि ना। चलिए, इसके साथ ही मेरा आज का प्रेजेंटेशन यहाँ पे समाप्त हुआ, और मैं उम्मीद करता हूँ, अच्छा 1 मिनट, कुछ होंगे शाने लोग शाने लोग को क्या लगता रहता है कि मैं बहुत अच्छा खाता हूँ, हमेशा लगता रहेगा। तो जिनको भी ऐसा लगता है कि मैं बहुत अच्छा खाता हूँ और मेरी डाइट में शायद न्यूट्रिशन कम नहीं होगा, उन सब लोगों से मेरी गुजारिश है कि वो अपने एक दिन का भोजन पेपर पे लिखें और उसको अनूप सर के पास भेज दें। अनूप सर के पास एक सॉफ्टवेयर है, आपके भोजन को सॉफ्टवेयर में डाला जाएगा, वो सॉफ्टवेयर उस भोजन को प्रोसेस करेगा और 1 मिनट के अंदर बताएगा इस भोजन में से कौन कौन से विटामिन कितनी कितनी मात्रा में आपको मिले और कौन कौन से विटामिन नहीं मिले, और जो मिले वो कितने कम मिले। अब जो डेफिशिएंसी है, ये क्या क्या गुल खिलाएगी, वो भी वो सॉफ्टवेयर बताएगा। तो फिर आपको समझ में आ जाएगा मैं कितना अच्छा खाता हूँ। ठीक है, सो भ्रम में इसके बाहर कराओगे तो 1100 रुपए लगते हैं, और अनूप सर ये आपको फ्री में करके देंगे। ठीक है, एक गुडविल, आपकी एक स्माइल पे दे देंगे। आज की फीस क्या थी? स्माइलिंग फेस था ना, मैं बताना भूल गया कि आज की जो फीस है वो स्माइलिंग फेस था बस खाली। तो आप सबने अच्छे से पे किया होगा, आई होप, क्योंकि मुझे तो आपके चेहरे नहीं दिख रहे थे, मैं तो स्क्रीन के सामने था। चलिए, तो जिनको भी लगता है कि मैं बहुत अच्छा खाना खाता हूँ, मेरी डाइट में कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी, तो उन सबके लिए मैं यही बताना चाहूंगा कि आप अपना एक बार NAT करा ले, न्यूट्रिशन असेसमेंट टेस्ट करवा लें। आपको मालूम चल जाएगा मेरा खाना न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से इनफ है या इनसफिशिएंट है या सरप्लस है। मैं आपको बता दूं, मैं लाखों लोगों से मिला हूं पिछले 20 सालों में, और किसी का भी न्यूट्रिशन मैंने पूरा नहीं देखा इस तरह, हमेशा डेफिशिएंसी रहती है। इसके साथ ही मेरा आज का प्रेजेंटेशन यहाँ पे समाप्त हुआ, और मैं उम्मीद करता हूं आज मैंने आपकी शाम को कुछ अच्छा बनाया होगा, कुछ बेनिफिट आपको हुआ होगा। बट मेरी बातों को फॉलो करेंगे तो फायदा होगा, इधर से सुन के इधर से निकालेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड बैक टू होस्ट। थैंक यू सो वेरी मच सर। आपने बहुत सरल तरीके से, जैसे आप हमेशा बताते हैं, सप्लीमेंट का महत्व बता दिया। अब बहुत सारे लोगों के सवाल हैं, बहुत सारे लोगों ने हैंड रेज किए हैं। आपने के कुछ सवाल है, क्वेश्चंस हैं, तो आप चैट पे डाल सकते हैं। हम डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगले 5-10 मिनट में वो आपकी क्वेरीज का आंसर दें। एक सज्जन बोल रहे हैं कि आपने नोनी 30 दिन लेने के लिए बोला है, कंटिन्यू किया जाए तो सही रहेगा क्या? नोनी लंबे समय तक ले सकते हैं? हाँ, नुकसान तो कुछ नहीं भैया, लेकिन जरूरत नहीं है लेने की। उसके जो फंक्शन है, वो जो काम करती है, वो 30 दिन के लिए लेके फिर ब्रेक करके ले तो बेटर रहेगा। क्योंकि और भी सप्लीमेंट है जो आपको लेने चाहिए, वो होंगे स्पेसिफिक, आपकी बॉडी की नीड के हिसाब से होंगे। 3 बेसिक तो लगातार लेने हैं, प्रोटीन पाउडर, फ्लैक्स ऑयल एंड अपना ये क्या बोलते हैं, स्पाइरुलिना। ये 3 तो कंटिन्यूसली चलने हैं। फ्लैक्स ऑयल और जो ये फुट पैच है वो भी आपको हर चौथे महीने रिपीट करना चाहिए, और नोनी और गैनोडर्मा को भी आपको रिपीट करना चाहिए। अनटिल अनलेस कोई डिजीज नहीं है, कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, तो उसके हिसाब से रेकमेंड कर सकते हैं सेपरेटली, अगर कोई स्पेसिफिक रीजन अगर आपका है। ओके। अभी इतना ट्रेनिंग सुनने के बाद भी कुछ लोग सवाल पूछते हैं कि हमारे नस, हड्डी और मसल्स में सुबह सुबह दर्द हो रहा है, दर्द ज्यादा बढ़ रहा है और मसल पेन हो रहा है, तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। सिंपल सी बात है ना। और नोनी से हाइट बढ़ाई भी पता नहीं क्या है, समझ में नहीं आ रहा। लो बीपी के लिए क्या देना चाहिए सर? लो बीपी अगर के लिए प्रोटीन पाउडर ही लेना है, एंड आपको साथ में हार्ट को स्ट्रॉन्ग करने वाला आपका CQ10 लीजिए, प्रोटीन पाउडर लीजिए, ओमेगा 3, ये क्या बोलते हैं, फ्लैक्स ऑयल मत लीजिए उस दौरान, और दूसरा अपना ये प्रो कार्ड लीजिए। ये 3 सप्लीमेंट लीजिए, प्रोटीन और CQ10 एंड प्रो कार्ड। ओके। अच्छा, अभी लोगों को, बहुत सारे लोग हैं, इनको 2-3 चैलेंज आते हैं कि भाई ये सप्लीमेंट जो है आपने बता तो दिए, अब हमारी जो दवाई चल रही है डॉक्टर साहब, बीपी की, शुगर की, उस दवाई के साथ ले सकते हैं? ये दवाई बंद कर दें और सप्लीमेंट के लिए लें? नहीं, दवाई के साथ लीजिए पैरेलली, और चारों पिलर को फॉलो कीजिए। एक्सरसाइज शुरू कीजिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, रेस्ट पूरा लीजिए, और न्यूट्रिशन को कंप्लीट करना शुरू कीजिए। और उसके बाद किसने स्क्रीन शेयर शुरू कर दिया, क्या हो गया? कुछ महान आत्मा हैं जिनके हाथ पैर चलते हैं। नहीं, उनको कोच बनाएगा आपने? ये कोच नहीं बताया, एक्चुअली मैं आज उस पर बैठा हुआ हूँ,
नोनी से हाँ बंद हो गया। हाँ हट गया। हाँ, तो क्या करना है, सबसे पहले हेल्दी लिविंग के चारों पिलर फॉलो कीजिए, और जब तक हेल्दी लिविंग के चारों पिलर फॉलो करके आपकी बॉडी उसके रिजल्ट देना शुरू करे, तब तक आपको मेडिसिन के साथ साथ पैरेलली सप्लीमेंट भी लेने हैं, और फिर इसको आपको समय समय पे डिस्कस करना है, कंसल्ट करना है। जब आपके सप्लीमेंट्स और आपकी हेल्दी लिविंग हैबिट दोनों एकदम सिंक्रोनाइज हो जाएंगी, आपका डॉक्टर ऑटोमेटिकली आपकी मेडिसिन रिड्यूस करना शुरू करेगा और फाइनली बंद कर देगा। तो वो एकदम इनको लेने से अगर हमने चलो 2 महीने 3 महीने लिए और उसके बाद अगर बंद कर दिए तो कोई आदत तो नहीं पड़ जाएगी, मतलब नहीं एडिक्शन? नहीं, हैबिट का तो कोई सवाल नहीं है। और मैं तो बोलूंगा कुछ हैबिट्स अच्छी हैं, जैसे हमें कपड़े पहनने की आदत है, अच्छी है कि बुरी है? अच्छी है। जैसे हमें खाना खाने की आदत है, तो कुछ चीजें अच्छी होती है, इससे कोई नुकसान नहीं होता। सप्लीमेंट तो बेसिकली आपके शरीर की जरूरत को पूरा करने के लिए, कोई ये ड्रग नहीं है कि आपको इसका एडिक्शन हो जाएगा, बॉडी में कुछ अलग तरीके की प्रॉब्लम्स आएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप सप्लीमेंट खा रहे हैं मीन्स आप अपने शरीर की सभी ऑर्गन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं। नहीं खाएंगे तो रिक्वायरमेंट पूरा होना बंद हो जाएंगी और आपको फिर से जो रिस्क है वो बढ़ जाएंगे। तो बस कब उतना ही तक होगा। लेना चाहिए, कब तक लेना चाहिए मतलब ऐसे? जब तक आपको, अच्छा आपके घर में पंखा लगा हुआ है, उसको आपको कब तक बिजली देनी चाहिए? जब तक हवा लेनी है। जब तक आपको हवा लेनी है। तो आपको जब तक अपने ऑर्गन से काम लेना है तब तक उनको देते रहिए सप्लीमेंट। और जब आपको लगे मुझे अपने ऑर्गन से काम लेना नहीं है, लीवर शीवर, चलो कोई दिक्कत नहीं, काम बंद भी कर दे तो बंद कर दीजिएगा। बिल्कुल सही कहा। अच्छा अभी ये चैलेंज भी रहता है कि ये सप्लीमेंट जो है आपने बता तो दिए, अब इनको बारे में अगर हम जाएं, क्योंकि ऑलरेडी हमारी दवाई चलती है, तो फैमिली फिजिशियन या एमडी डॉक्टर के पास जाएं, तो उस केस में क्या करना चाहिए? डॉक्टर से कंसल्ट करके सप्लीमेंट लेना चाहिए क्या? हाँ, तो पॉइंट तो बहुत अच्छा है, बिकॉज हेल्थ के मामले में हम जनरली किसी क्वालिफाइड पर्सन से ही जानना चाहते हैं। और कई बार ये होता है कि डॉक्टर्स को भी बहुत सारे सप्लीमेंट्स के बारे में जानकारी नहीं होती है, क्योंकि एमबीबीएस में ये सब्जेक्ट ऑप्शनल है। पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, नहीं पढ़ना चाहो तो ना पढ़ लो, उसका कोई मार्क्स के भी ऊपर असर नहीं आता है। तो बहुत सारे डॉक्टर को इसके बारे में आइडिया ही नहीं होता है, तो जनरली वो ऐसा कह देते हैं कि जरूरत नहीं है, खाना सफिशिएंट है और आप दवाई लीजिए और ये लीजिए। दूसरा एक पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है, जो कि मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा उसके बारे में। हर आदमी का किसी भी सलाह देने के पीछे अपना बेनिफिट छुपा होता है। तो एक सही बात। बात सोचिए, आपको मैं 2 मिनट में बताता हूँ, बहुत अच्छा मजा आएगा। चाइना का मेडिकल सिस्टम बहुत ही बेहतर और जबरदस्त है पूरे वर्ल्ड के अंदर। वहां पे अच्छा कैसा सिस्टम है, हर एक व्यक्ति को अपने आप को रजिस्टर करना है किसी डॉक्टर के यहाँ। तो मोहल्ला वाइज डॉक्टर बटे हुए, तो उसमें आपको अपने चारों मेंबर को रजिस्टर करना है। मान लो आपकी फैमिली में 4 मेंबर है, और पर मंथ आपको उसको कुछ देना है, 500-1000 रुपए पर मंथ देना है, और उसकी जिम्मेदारी है आपको स्वस्थ रखना। और अगर आप बीमार पड़ गए, जिस महीने कोई भी मेंबर बीमार पड़ा फैमिली का, तो डॉक्टर ट्रीटमेंट तो देगा ही फ्री में, साथ में वो 500 या 1000 रुपए जो भी वहां का सिस्टम है, वो आपको उसको नहीं देने जब तक कि आपका फैमिली मेंबर ठीक नहीं हो जाता। अगर हाँ 2 दिन भी बीमार हुआ एक मेंबर, तो उस महीने का पैसा आपको उसको नहीं देना है। और डॉक्टर की कोशिश होती है कि वो आपको तुरंत ठीक करे। और इवन डॉक्टर्स वहां पे आते हैं और वो बहुत सारी एक्टिविटी करवाते हैं ताकि बंदे बीमार ना हो जाए, क्योंकि बीमार होते ही इनकम बंद हो रही है और हेल्दी रहते ही इनकम आ रही है। तो सोच ही अलग हो गई कि मुझे मेरे मोहल्ले को हेल्दी रखना है ताकि मुझे इनकम आती रहे। इंडिया में कैसा है, हेल्दी रहेंगे तो इनकम नहीं आएगी, बीमार होंगे तो इनकम आएगी। तो यहाँ पर मामला अलग हो गया। वहां पर कैसा है, हेल्दी रहेंगे तो इनकम ऐसा आएगी, है। बीमार पड़ गए तो इनकम बंद होगी। डॉक्टर लोग ट्रूली ट्रूली हेल्थ मैसेंजर के रूप में सामने आ गए। सो दे आर हेल्पिंग पीपल टू स्टे हेल्दी। सुबह सुबह आके हेल्थ रन करवाते हैं, योगा करवाते हैं, खाने पीने की गाइड करते हैं, बीमार ना पड़ जाए भाई तभी तक मेरी इनकम आई। तो बंदा बीमार पड़ा, इनकम बंद हो जाएगी। मैं माय, तो ये तो गवर्नमेंट को बड़ी लिखा है। हाँ, बड़ी यूनिक बात बताई आपने। अगर ये चीज हमारे हिंदुस्तान में अप्लाई हो जाए तो चमत्कार नहीं हो जाएगा सर? मैंने 2014 में मोदी जी को लिखा था। वो कह रहे थे कि पहले आप आ जाओ और कुछ पैसा नहीं मिलेगा, आप इसको 1-2 गांव में अप्लाई करो। मैं कहा मैं टाइम कहाँ से लाऊं, और मैं टाइम देता भी हूँ तो फिर मुझे कुछ पैसा दे दो। तो वो बोले पैसा नहीं है देश के पास, देश की स्थिति बहुत खराब है, कांग्रेस ने खाली कर दिया ये वो। तो फिर वो ठंडे बस्ते में चला गया। नहीं तो मेरे से पीएमओ की डायरेक्टली मेल पे बातें होती थी उस समय 2014 में। तो क्या वो बात कह है। रहे थे कि इसको हम, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, हम भी करना चाहते हैं, लेकिन पैसा नहीं है। गवर्नमेंट बिना पैसे कैसे होगा बताइए, मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है।
माय गॉड, ये तो तो बड़ी डॉक्टर अच्छी से बात पूछने है। के बारे में कोई दिक्कत नहीं है, आप उनसे बोल सकते हैं कि भाई ऐसे ऐसे करके सप्लीमेंट्स है, क्या मैं ये भी ले लूं? तो अगर उनको कुछ नॉलेज होगी तो आपको गाइड करेंगे। अगर वो बोले कि जरूरत नहीं है तो बोले कि हमारे भी एक दोस्त है डॉक्टर, वो बोल रहे थे ले लेना चाहिए, तो क्या मैं आपकी बात कराऊं? हालांकि सबके लोगों से, सबके डॉक्टर से मुझे बात करना पॉसिबल भी नहीं हो पाएगा, तो सही सुबह बात। से शाम तक कॉल ही आती रहेंगी। तो राइट। मैंने आज आपको सफिशिएंट जानकारी दी। सप्लीमेंट क्या है? कोई मेडिसिन नहीं है, केवल सब्जियों, फलों और वनस्पतियों का एक्सट्रैक्ट। अब इनसे कोई नुकसान होने का चांस नहीं। अगर आप सब्जियां फल खाते हो तो सप्लीमेंट खा सकते हो। अगर आपको सब्जियों फलों से कोई रिएक्शन नहीं होता है तो सप्लीमेंट से कोई रिएक्शन नहीं। वेरी सिंपल। बहुत बढ़िया। अभी आप तो मेरे से बात कर रहे हैं, लेकिन लोगों ने सिर से लेके पैर तक अपनी अपनी समस्याएं चैट में लिख दी हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये आज हमने कोई ओपीडी नहीं खुली है। आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, हमने सब चीजों का ना सोल्यूशन बना के रखा हुआ, सिस्टम क्रिएट करके रखा हुआ है। एक पीडीएफ है, चार्ट बना हुआ है, उसमें सिर से पैर तक जितनी बीमारियां होती है सबके कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं। हम वही चीज बार 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 पूछ रहे होते हैं। थोड़ा सा पढ़ने पर ध्यान दें, थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई करें, थोड़ा सा चीजों को समझें, वो चार्ट को एक दो बार देखेंगे। पढ़ना है, सीधा लिखा हुआ है, बीपी है तो क्या देना है, शुगर है तो क्या देना है, गांठ है तो क्या देना है, हर चीज के लिए उसमें सप्लीमेंट का चार्ट दिया हुआ है। आपको जिस व्यक्ति ने यहाँ पे इनवाइट किया हुआ है, आप उनसे वो चार्ट मांगे, राइट, वो आपको वो पीडीएफ चार्ट और रिपोर्ट आपको दे देंगे। अभी सेशन खत्म होगा, वो हम व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे, आपको वो चार्ट पहुंच जाएगा, उसको आप देखिए, आपको अपने आप सोल्यूशन मिल जाएगा। वो चार्ट हमारे डॉक्टर साहब जैसे एक्सपर्ट्स लोगों ने तैयार किया है, कंपनी ने तैयार किया है, आप उसमें मोटा मोटी गाइडलाइन है, उनसे आपको आइडिया लग जाएगा। अदरवाइज यहाँ पर हमारी पूरी रात हो जाएगी इतने लोगों की हेल्थ के प्रॉब्लम को सोल्यूशन देते देते, राइट। बेसिक क्वेश्चंस हैं जो मुझे मालूम है आपको चार्ट से सॉल्व हो जाएंगे। सो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और इतने सारे लोगों की हेल्थ के बारे में एजुकेट किया, एम्पावर किया। आप हमेशा हम सब लोगों के लिए इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं। तो थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सर। और आगे भी हम आपका समय लेते रहेंगे और लोगों जरूर को भैया। हेल्थ के बारे में एजुकेट करते रहेंगे। सो थैंक यू सो वेरी मच। और आप सभी के स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हुए, जो डॉक्टर साहब ने बताया है उसको अप्लाई करिए। आपको कोई प्रोडक्ट लेने में चैलेंज आ रहा है, कोई प्रोडक्ट नहीं मिल पा रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, जिन लोगों ने जिस भी व्यक्ति ने आपको इस प्रोग्राम में इनवाइट किया है, आप उनसे पूछिए, वो आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करने वाले, राइट। सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट सर।